आदरणीय हमारे गुरुजन प्रोफेसर राणा सिंह साहब और प्रोफेसर राम सुधार जी और दीक्षित जी, उपस्थित तमाम हमारे जो वरिष्ठ जन हैं और स्टूडेंट हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज जो वक्तव्य के लिए मुझे जो विषय दिया गया है, काशी में लघु भारत। जैसा कि प्रचलन में है, काशी एक लघु भारत की तरह है, तो मैं सीधे ही कुछ विषय पे आता हूं कि इसमें मैं 3 पक्ष देखता हूं। एक तो पौराणिक पक्ष है, बहुत पुराने काल से जो काशी को हम लोग जानते हुए आए हैं। एक है बीच का, जो कि हम लोग देख रहे हैं, कुछ लोगों से सुने हैं, कुछ लोग कुछ देख रहे हैं, कुछ विलुप्त हो रही है। और वर्तमान समय में जो परिवर्तनशील बनारस है, उसी पे थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा कि आपने समय 1 घंटा दिया है तो उसके अंदर करने की कोशिश करूंगा। मैं सीधे पढ़ ही देता हूं। भारत की संस्कृति एवं सभ्यता अपने आप में एक महत्वपूर्ण धरोहर है। आध्यात्मिकता ही भारतीय संस्कृति का प्राण है। प्रकृति के समीप रहना, प्राकृतिक नियमों का पालन करना ही भारतीय जीवन दर्शन की विशेषता है। विश्व के अन्य देशों के रहन सहन से बिल्कुल अलग भारतीय जीवन शैली हजारों वर्ष पूर्व से ही रही है। पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं की समृद्धि इस देश को प्रकृति की अनुपम देन है। यही कारण है कि यहाँ के निवासी उत्कृष्ट कलात्मक शिल्प प्रदान करने में सक्षम हुए हैं। भारत को एक ऐसे देश के रूप में वर्णित किया जाता है जो अपनी राजनीति से ही नहीं अपितु संस्कृति से बंधा है। ऐसा कहा जाता है कि यह अनगिनत अदृश्य सूत्रों से बंधा हुआ है। इस तथ्य पर गहराई से विचार करें तो हम पाते हैं कि भारत भूमि पर सर्वत्र विचरण करने वाले लोगों से विचारों, प्रथाओं और ज्ञान का आदान प्रदान बढ़ा है, जिससे भारत भूमि को स्थानीय विविधताओं के साथ एक एकीकृत संस्कृति प्रदान की है। इस तरह की देशव्यापी यात्राएं अदृश्य धागों के समान हैं, जो हमें सभ्यता की योजक कड़ी के रूप में कई युगों से बांधे हुए हैं। भारत के ऋषि, मुनि, संत और आम तीर्थयात्रियों ने यात्रा की इस प्राचीन परंपरा को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैदिक संस्कृति, जिसे हमारे पूर्वजों ने अपने अथक परिश्रम एवं अध्ययन अनुशीलन कर स्थापित किया था, का वह स्वरूप आज भारत में विलुप्त तो नहीं हुआ है, किंतु आज भी यत्र तत्र किसी न किसी रूप में अवस्थित है। ऐसे ही कुछ स्थानों में काशी का भी नाम है, जो विश्व के कुछ इने गिने चुने नगरों में से एक है, जिसकी लगभग 250 वर्षों की जीवित परंपरा है। इस परंपरा से ही यह नगर पूर्व से ही भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। यह न केवल पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतियों का संगम स्थल रहा, अपितु उत्तर और दक्षिण की भी संस्कृतियां यहाँ आती रही हैं। प्राचीन काल से ही तीर्थ स्थल होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों से पर्यटक एवं तीर्थयात्रियों का अनवरत आगमन होता रहा है और लोग यहाँ आकर बसते रहे। साथ ही उनकी संस्कृति और कला का भी समावेश होता रहा है। इस विशाल भारत का ही लघु रूप बनारस है। उत्तर भारत में दाक्षिणात्य परंपराओं का प्रारंभ हम पौराणिक युग से पाते हैं, जिसका संबंध वैदिक ऋषि अगस्त्य से जुड़ता है। इनका जन्म श्रावण शुक्ल पंचमी तदनुसार 3000 ईसा पूर्व को काशी में हुआ था। वर्तमान में यह स्थान अगस्त्य कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि के शिष्य विंध्याचल के अभिमान से पर्वत की ऊंचाई बढ़ने लगी, जिस कारण सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचनी बंद हो गई तथा प्राणियों में हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा के परामर्श से देवगण महर्षि अगस्त्य से विंध्य पर्वत के अनवरत वृद्धि को रोकने का अनुरोध करते हैं। देवताओं के आग्रह को सहर्ष स्वीकार कर अगस्त्य विंध्य को झुकने हेतु सहमत कर अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ सुदूर दक्षिण की अंतहीन यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अपने लौट के आने तक विंध्य को ऐसे ही झुके स्थिति में रहने का आदेश देकर पुनः लौटते नहीं, दक्षिण में ही रह जाते हैं।
मार्ग में श्रीशैल का अवलोकन करते हुए जाते हैं। यही अगस्त्य यात्रा यानी कभी न लौटने हेतु आरंभ की हुई यात्रा, ये मुहावरा यहाँ आज भी प्रचलन में है। दक्षिण के कन्याकुमारी से लगभग 3 किलोमीटर पूर्व अगस्त्यवरम क्षेत्र है, जहां ऋषि पहुंचे थे। दक्षिण भारत पहुंचने के बाद महर्षि ने अनेक अनूठे कार्य किए। इनमें विविध दाक्षिणात्य साहित्यिक कृतियों के सृजन का श्रेय ऋषि अगस्त्य को जाता है और उन्हें तमिल भाषा और व्याकरण के संरक्षक संत स्वरूप माना जाता है। वह तमिल के प्रारंभिक व्याकरण ग्रंथ तालकाप्यम के रचयिता तालकाप्यर के अग्रदूत हैं। तदनुसार ऋषि अगस्त्य को काशी से तमिल क्षेत्र में आने वाले प्रथम व्यक्तियों में से एक माना जाता है। साथ ही यह भी मान्यता है कि तमिल भाषा के देवता कार्तिकेय मुरुगन से काशी के महत्व को जानने हेतु ही वह दक्षिण गए थे। ज्ञातव्य है कि महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित स्कंद पुराण के काशी खंड में 13,000 से अधिक श्लोक हैं, जिनमें एक तमिल संत कच्चियप्पर ने तमिलों के लिए अनुदित किया था। कंदन मुरुगन, जो तमिल लोगों के इष्ट देवता माने जाते हैं, के प्रति तमिलों में अपार श्रद्धा है, जिन्हें तमिल भाषा का संरक्षक माना जाता है। इसलिए स्कंद पुराणम तमिलों का अत्यंत प्रिय ग्रंथ है। यही नहीं, ऋषि अगस्त्य के माध्यम से ही योग विज्ञान उत्तर से दक्षिण भारत में आया, जिन्हें योग विद्या का जनक भी कहा गया। कलारियपट्टू नामक युद्ध कला के सृजनकर्ता अगस्त्य ऋषि ही थे। इसकी एक और शाखा केरल में प्रचलित मार्शल आर्ट वर्मकल्लई महर्षि की ही देन है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने अपने पुत्र मुरुगन को कलारियपट्टू की कला सिखलाई थी। मुरुगन ने यह कला अगस्त्य को और उन्होंने यह कला अन्य सिद्धों को सिखाई। तमिल में इस पर कई पुस्तकें भी लिखी गई जो उपलब्ध है। दक्षिण भारत में प्रचलित और सर्व स्वीकार्य सिद्ध वैद्य परंपरा भी अगस्त्य ऋषि का ही एक कल्याणकारी सृजन है। शास्त्र के अनुसार आदि योगी महादेव ने यह विद्या सप्त ऋषियों को प्रदान की थी, जिनमें महर्षि अगस्त्य भी थे। महर्षि ने नव संस्कृति स्थापना हेतु भी कार्य आरंभ किए। सनातनी धर्म शास्त्रों में जिस प्रकार मां गंगा के अंश विशेष को उनके विभिन्न अंगों की संज्ञा दी गई, ठीक उसी प्रकार अगस्त्य ऋषि ने पवित्र कावेरी का मानवीकरण किया था। उन्होंने कावेरी के अंश विशेष को उसके अंग विशेष के रूप में निरूपित किया। कावेरी को जीवित शरीर मानने के पीछे अगस्त्य ऋषि के अनेक तर्क थे। कावेरी के उद्गम और विलय के मध्य जिस स्थान पर नटत्रीश्वर मंदिर प्रतिष्ठित है, उस नाभि का स्थान है, वह नाभि का स्थान है। उन्होंने नाभि केंद्र में नटत्रीश्वर शिवलिंग की स्थापना इस प्रकार से की कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ ऊर्जा का प्रवाह सही ढंग से हो। यह अद्भुत मंदिर कावेरी के प्रवाह के ठीक बीच में बने एक द्वीप में है। यह प्रामाणिक सत्य है कि अब से 6000 वर्ष से भी अधिक पहले इस मंदिर में अगस्त्य ऋषि ने प्राण प्रतिष्ठा किया था। भौतिक रूप से यह लिंग वर्तमान में वैसा ही है। भले ही यह वर्षों प्राचीन हो, परंतु देखने में नित्य नूतन प्रतीत होता है। यह बात वहां के जन साधारण में प्रचलित है कि अगस्त्य ऋषि ने अपना सूक्ष्म शरीर और ऊर्जाओं का त्याग इसी मंदिर पर किया था, इसी स्थान पर किया था। उन्होंने एक असामान्य जीवन व्यतीत किया और धर्म ग्रंथों के अनुसार लगभग 4000 वर्ष तक जीवित रहे। अगस्त्य ऋषि ने दक्षिण भारत में तमिल संस्कृति की नींव रखने के पश्चात जन जन के मन में काशी का महात्म्य प्रतिष्ठित किया। यह उन्हीं की देन थी कि दक्षिण भारत में काशी के प्रति विशेष श्रद्धा जागृत हुई। दक्षिण भारतीय पद यात्रा करते हुए काशी आने लगे। कहा जाता है कि अगस्त्य ऋषि के दक्षिण प्रस्थान के कुछ 100 वर्षों बाद ही वहां के लोगों का काशी आगमन शुरू हो गया। इस प्रकार उत्तर और दक्षिण के बीच सर्वप्रथम सेतु अगस्त्य ऋषि ही बने थे। अब काशी रामेश्वरम अटूट संबंध। पौराणिक आख्यानों में काशी रामेश्वरम का भी उल्लेख आता है, जो लगभग 7100 वर्ष पूर्व रामायण काल त्रेता युग से संबंधित है। तदनुसार श्री राम ने उत्तर में गंगा के तट से दक्षिणी समुद्र तक की यात्रा कर लंका नरेश रावण को परास्त कर विजय पाई थी। कहा जाता है कि अगस्त्य ऋषि ने ही भगवान श्री राम को युद्ध में रावण पर विजय प्राप्ति हेतु आदित्य हृदय स्तोत्र दिया था। रावण समेत अन्य हत्याओं का प्रायश्चित करने हेतु राम ने रामेश्वरम में शिव की पूजा की। भक्त हनुमान को ही शिवलिंगम को लेने मोक्ष नगरी काशी भेजा गया।
उनके विलंब को देखते हुए भगवान राम ने सीता देवी द्वारा हस्त निर्मित रेत से बने शिवलिंगम की पूजा प्रारंभ कर दी और अपने भक्त हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंगम को रामनाथ के नाम से रेत स्थापित लिंग के पीछे स्थापित कर दिया। उक्त प्रकरण के पश्चात ही काशी और रामेश्वरम शैव धर्मावलंबियों की असंख्य यात्राओं में से सबसे प्रमुख यात्रा है, जो इन दो तीर्थ मंदिरों के दर्शन के बिना अपूर्ण ही है। रामेश्वरम के आसपास रहने वाले तमिल जनों के मन में भी उतनी ही प्रबल उत्कंठा रहती है। उस काल में लोग पद यात्रा करते हुए काशी आते थे, यहाँ से गंगा जल लेकर वापस रामेश्वरम जाते थे। रामेश्वरम शिवलिंगम पर गंगा जल अर्पित करने के बाद वहां राम सेतु के पास धनुषकोडी नामक स्थान से बालू लेकर वह पुनः काशी आते थे। प्रारंभ में दक्षिण भारतीयों का काशी आगमन गंगा में शिवलिंग स्थापना के निमित्त हुआ था। काशी में मधुमक्खी के छत्ते की मोम को पिघलाकर उस पर राम सेतु का बालू मिलाया जाता था, जिससे शिवलिंगम बनाया जाता था। सूखने पर वह लिंग पत्थर की तरह ठोस हो जाता था। इसे ही पूजा कर गंगा जल में स्थापित किया जाता था, उसका विसर्जन नहीं होता था। ये शिवलिंग ही उसी दक्षिण भारतीय परंपरा के प्रमाण है। आदिशंकर भगवत पाद की यात्रा एवं शिवधन्य काशी लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारत वर्ष की पुण्य भूमि में आदिशंकर भगवत पाद के श्री चरण जब देश के उत्तरी भाग में पड़े, काशी में भी उसी समय दाक्षिणात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। भारत को एक अविच्छिन्न राष्ट्र के रूप में विकसित करने में सर्व समन्वयकारी हिंदू धर्म का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। हिंदू धर्मावलंबी भारत के कोने कोने में फैले हुए हैं। उनके तीर्थ स्थानों, 4 धामों, 12 ज्योतिर्लिंगों और धार्मिक पर्वों में देशव्यापिनी एक सूत्रता पाई जाती है। भारतवर्ष के अनेक पुण्य तीर्थों में 7 नगरों को ही सप्त मोक्षपुरी की मान्यता है, जिसमें अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवतैव सप्तैते मोक्षदायिका। इसमें हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन और द्वारिका नगर आते हैं। इन मोक्ष क्षेत्रों में मुक्तिदायिनी संबंधों को हम देख सकते हैं, जिसमें काशी प्रमुख आदि तीर्थ है। साथ ही ब्रह्म पुराण में काशी और कांची को महेश्वर का 2 नेत्र कहा गया, जो पौराणिक संबंधों को प्रकट करते हैं। आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना के पश्चात तमिलनाडु स्थित कांचीपुरम में अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए, जहां उन्होंने श्री कांची कामकोटि मूलामनाय सर्वज्ञ पीठम की स्थापना की, जिसके अधिपति वे स्वयं थे, जहां उन्होंने योग लिंग की पूजा की थी। अब तेन काशी, दक्षिण काशी को तेन काशी कहते हैं, जिसके नाम में सहज रूप से काशी का संदर्भ है, जो काशी के साथ इस स्थान के जुड़ाव को दर्शाता है। काशी और कांची के पौराणिक संबंधों के कारण उत्तरी तमिलनाडु में कांचीपुरम को दक्षिण की काशी भी कहा जाता है। इनके साथ ही 3 देवियों कांची कामाक्षी, मदुरई मीनाक्षी एवं काशी विशालाक्षी के रूप में संबंध आपस में जुड़ता है। 15वीं शताब्दी में पांड्य नरेश के राजा पराक्रम पांडियन ने यहाँ के काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया एवं गोपुरम का निर्माण किया। पुराण के अनुसार राजा पराक्रम पांडियन काशी की तीर्थ यात्रा करना चाहते थे, जब उन्होंने भगवान शिव का सपना देखा था। सपने में भगवान शिव ने उन्हें चींटियों की पंक्ति का अनुसरण करने कहा, जो उन्हें उनके पूर्वज के उस पूजा स्थल तक ले गई। काशी यात्रा से ठीक पूर्व प्राप्त हुए इस दैविक आशीर्वाद से राजा ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कर यहाँ स्थित स्वयं भूलिंग का नाम काशी विश्वनाथ रखा। तभी से इसे दक्षिण काशी, तेन काशी की मान्यता है। इस मंदिर के पश्चात ही दक्षिण में शिवा काशी एवं कन्याकुमारी के पास दक्षिण काशी का निर्माण हुआ। बाद में काशी यात्रा को सफलता पूर्वक पूर्ण करने के पश्चात लौटने पर काशी से लिंग लाकर दक्षिण में अपने देव स्थान पर काशी विश्वनाथ स्वरूप स्थापित करने की परंपरा बन गई। वहां की देवी विशालाक्षी कही जाने लगी। ज्ञातव्य है कि काशी के 84 घाटों में से एक प्रमुख केदार घाट है, जहां केदारेश्वर का स्वयंभू लिंग है, जो पुराण काल से विद्यमान है। तमिलनाडु के एक प्रमुख संत कवि स्वामी कुमार गुरुपरर का संबंध 300 से भी अधिक काल से विद्यमान है।
अधिक 300 से भी अधिक वर्षों से इस घाट से जुड़ता है। बाल प्रतिभा के धनी स्वामी कुंवर गुरुपरर पर तिरुचेंदूर के देवता मुरुगन कार्तिकेय की बड़ी कृपा थी। अपने गुरु मासिला मणि के आदेश पर ही उन्होंने काशी की ओर प्रस्थान किया, जिससे औरंगजेब के हमले से ग्रस्त उत्तर भारत में वे शैववाद का विस्तार कर सके। काशी औरंगजेब के समय से 500 वर्ष पूर्व से ही निरंतर उन राजवंशों द्वारा हमले के अधीन रहा, जो भारत को लूटने और शासन करने के हेतु निकट पश्चिम से आए थे। सौभाग्य से उस समय काशी आध्यात्मिक अभिरुचि रखने वाले औरंगजेब के भाई दारा शिकोह के नियंत्रण में था। राजा को प्रभावित करने हेतु स्वामी कुंवर गुरुपरर एक शेर पर सवार होकर दारा शिकोह के दरबार में गए थे, जिसे उन्होंने अपने यौगिक शक्तियों और सरस्वती देवी की कृपा से वश में किया था। देवी की दिव्य कृपा से प्राप्त हिंदुस्तानी भाषा कौशल द्वारा अपने हिंदी भाषण से दरबार को मंत्रमुग्ध कर दिया था, जिससे वह काशी में दारा शिकोह के दरबार को प्रभावित करने में सक्षम हो गए। उन्होंने शैवम के प्रचार हेतु उनसे एक मठ स्थापित करने के लिए उस भूमि का अनुरोध किया जो एक गरुड़ द्वारा जितना घेरा गया हो। शिकोह से प्राप्त वर्तमान केदार घाट एवं केदारेश्वर मंदिर उसी गरुड़ द्वारा प्रदत्त भूमि है, जिस पर कुंवर गुरुपरर ने उक्त मंदिर एवं घाट का जीर्णोद्धार कराया था। कुमार स्वामी मठ का निर्माण कर अपने गुरु के निर्देशानुसार शैव सिद्धांत का प्रचार करते हुए सन 1658 से 1688 यानी 30 वर्षों तक वहीं रहे। शैव धर्म को पुनर्जीवित करने के अपने प्रयासों से लोगों को काशी में भगवान विश्वनाथ और अन्य देवताओं के मंदिरों को पुनर्स्थापित करने की प्रेरणा प्रदान की। वास्तव में संत कुंवर गुरुपरर द्वारा कुमार स्वामी मठ की स्थापना, केदारेश्वर की पूजा अर्चना, अन्न सत्र, यात्रियों के ठहरने की समुचित प्रबंध करने के बाद ही तमिल, आंध्र, कर्नाटक और केरल से यात्रीगण निश्चिंत होकर काशी आने लगे। काशी यात्रा में किसी को भी असुविधा नहीं होती थी। दारा शिकोह के काल में काशी, प्रयाग, गया आदि यात्रा करने वाले लोगों को कोई कठिनाई नहीं होती थी, पर औरंगजेब के सत्तासीन होते ही काशी का इतिहास ही बदल गया। सन 1777 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा काशी विश्वेश्वर मंदिर के निर्माण के बाद भगवान विश्वेश्वर की दैनंदिन पूजा स्थानीय पंडितों द्वारा ही की जाती रही। बाद में तमिलनाडु के शिवभक्त व्यापारियों, उनको चेट्टीनाडु बोला जाता है, चेट्टीनाडु ने इन पूजाओं का भार अपने ऊपर ले लिया और काशी में ही रहकर भगवान विश्वेश्वर की सेवा करते हुए दर्शनार्थ आने वाले अन्य तमिल तीर्थयात्रियों के समुचित प्रबंध हेतु यहाँ श्री काशी नाट्यकोट्टे छत्रम मठ की स्थापना की। यह पुण्य कार्य आज भी अनवरत जारी है। इसी के बाद से ही अनेक योगियों, महापुरुषों, तीर्थयात्रियों का भी काशी आगमन होता रहा। काशी में लघु भारत, बनारस की धार्मिक एवं सांस्कृतिक चेतना का प्राण बिंदु गंगा है, जिसके किनारे स्थित घाटों की लंबी श्रृंखला भारतीय संस्कृति के समन्वयात्मक स्वरूप को उजागर करती है। गंगा की धारा के साथ 80 से आदि केशव घाट के मध्य लगभग 4 किलोमीटर की लंबाई में अर्धचंद्राकार रूप में फैले 84 घाट एक प्रेक्षागृह की तरह शोभायमान होते हैं। यहाँ के घाटों और गलियों पर उन रीति रिवाजों की गहनता को, जनसाधारण की आस्था विश्वास को देखा व समझा जा सकता है। जहाँ हिंदू धर्म सामान्यतः एक जीवन शैली है जो मूर्त रूप में विद्यमान है। अधिकांश घाट पक्के पत्थर के बने हैं। प्रायः हर घाटों की सीढ़ियों से होकर गंगा तट तक पहुंचा जा सकता है। इन घाटों पर शरणार्थियों, तीर्थयात्रियों, विदेशी पर्यटकों, पंडे, पुरोहितों के अतिरिक्त समाज के सभी वर्गों की उपस्थिति देखी जा सकती है। घाटों के समीप स्थित मोहल्ले भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के आचार, व्यवहार, भाषा, धर्म, पर्व एवं महोत्सव आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे भारतीय संस्कृति की एकता की मूल चेतना उजागर होती है। साथ ही विभिन्न काल, क्षेत्रों एवं संस्कृतियों से जुड़े महल, मठ, धर्मशालाएं एवं मंदिर और उनकी विपुल मूर्तियां एवं धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियां
अतीत एवं वर्तमान के अद्भुत समन्वय को दर्शाती है। लघु भारत होने से यहाँ नित्य ही कोई न कोई पर्व अवश्य होते हैं। तुलसी घाट पर होने वाला नाग नथैया, कालिया मर्दन, पंचगंगा पर कार्तिक पूर्णिमा को संपन्न होने वाला सार्वजनिक दीप प्रज्वलन, देव दीप मालिका, प्रहलाद घाट पर होने वाला नृसिंह मेला, दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा, गणपति पूजन के पश्चात गंगा में उन प्रतिमाओं के विसर्जन, गंगा दशहरा तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आयोजित गंगा महोत्सव के रूप में घाटों पर होने वाले सांस्कृतिक महोत्सव की परंपरा सांस्कृतिक धार्मिक गतिविधियों की दृष्टि से कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो न केवल बनारस अपितु संपूर्ण भारत के अद्भुत सांस्कृतिक धरोहर हैं। काशी वासियों के लिए गंगा और उसके घाट धार्मिक आध्यात्मिक महत्व के होने के साथ ही पर्यटन, स्वास्थ्य तथा मौज मस्ती की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ के घाटों पर भांग बूटी छानने एवं दंड बैठक लगाने की परंपरा प्राचीन काल से ही प्रचलित रही है। नौका विहार, तैराकी, नौका दौड़ प्रतियोगिता, गंगा में नौकाओं पर आयोजित नृत्य, संगीत, गायन, वादन, गंगा महोत्सव एवं गुड़वा मंगल एवं गंगा आरती, श्री रामलीला आदि के साथ ही पतंगबाजी, मुक्केबाजी, दंगल, कुश्ती की परंपरा आज भी घाटों पर देखी जा सकती है। काशी, वाराणसी अथवा बनारस मात्र एक नगर ही नहीं है, एक संस्कृति है, एक इतिहास है। गंगा घाट तथा जनसाधारण की आस्था ही इस शहर का प्रधान तत्व है। बनारस के घाटों पर एक और जन्म और विवाह के उत्सव, अन्य मांगलिक कार्य संपादित होते हैं, वही मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार भी संपन्न होते हैं, जिनमें यहाँ के विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक समुदाय के लोगों के साथ बाहर के लोग भी आते हैं। इसके अतिरिक्त धार्मिक प्रवचन, मंत्रोच्चारण तथा तांत्रिक साधनाओं का मुख्य स्थान भी यहाँ के घाट हैं। विभिन्न धार्मिक पर्वों का प्रारंभ या समापन इन घाटों के अतीत से आज भी जुड़ा हुआ है। ऐसी पारंपरिक मान्यता है कि प्रलय काल में भी काशी का विनाश नहीं होता, क्योंकि इसकी स्थिति पृथ्वी के स्थान पर शिव के त्रिशूल पर मानी गई है। निस्संदेह है ईश्वरीय सत्ता का कभी नष्ट न होने वाला तत्व काशी है, जो यहाँ रहकर साक्षात अनुभव किया जा सकता है। बनारस की समन्वयात्मक एवं जीवंत धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना ने प्राचीन काल से ही भारत के विभिन्न क्षेत्रों के आचार्यों, संत महात्माओं एवं अनेक विदेशी यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। काशी की यात्रा करने वाले संतों एवं आचार्यों में आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, कुमार स्वामी, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद आदि प्रमुख संत हैं। इन महात्माओं के अतिरिक्त रामानंद, कबीर, तुलसी, रविदास, ओगड़पंथी, कीनाराम, तैलंग स्वामी, हरिहर बाबा, स्वामी करपात्री, देवराहा बाबा, माता आनंदमयी जैसे युग पुरुष एवं अलग अलग पंथों के विचारकों की कर्मभूमि मुख्यतः काशी ही रही है। प्रमुख विदेशी यात्रियों में फावहान, वेनसांग, अल्बरूनी, राल्फ फिंच, पीटर मेंडी, बर्नियर एवं तारवेनिये, जेम्स प्रिंसेप आदि सभी ने तत्कालीन काशी की धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों के विवेचन प्रस्तुत किए हैं। आस्था, विश्वास, परंपराओं को समेटे यह नगर संपूर्ण भारत है, जहाँ सभी प्रांत के लोग निवास करते हैं। जैसे शरीर के एक एक अंग का विशेष संबंध मस्तिष्क से होता है, उसी तरह से भारत के एक एक प्रांत का संबंध काशी की एक एक मोहल्ले से है। जैसे कश्मीर का पंजाब के लाहौरी टोला से, गुजरात का चौखंबा और सूत टोला से, नेपाल का नेपाली खबरा से, महाराष्ट्र का दुर्गा घाट से और दक्षिण भारत का केदार घाट और हनुमान घाट, पश्चिम बंगाल का देवनाथपुरा व पांडे घाट से आदि है। घाटों के समीप स्थित ये मोहल्ले भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के आचार व्यवहार, भाषा, धर्म, पर्व एवं महोत्सव आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। धर्म की दृष्टि से भी काशी सभी धर्मावलंबियों का आश्रय स्थल है। यहाँ पर रामानुज संप्रदाय के लोग हैं तो वल्लभ मत के भी लोग हैं। सिख धर्म की भी संगत यहाँ है। जैन और बौद्ध धर्मावलंबियों का तो यह तीर्थस्थल ही है। मुस्लिम संप्रदाय के लोग औरंगाबाद, मदनपुरा, अलईपुरा, बिनियाबाग आदि स्थानों में
बिना किसी बाधा के रहते हैं। यहाँ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर साथ साथ हैं। वास्तव में विभिन्न तरह की संस्कृतियों को काशी ने अपने में समाहित होने की सहज स्वीकृति दे दी है। बिना किसी संकोच के यह नगरी हर तरह के लोगों को अपने में अंगीकार करती चली जाती है। काशी से बड़ा सर्वधर्म समभाव का नगर पूरे विश्व में कहीं नहीं है। गंगा के सुरम्य तट पर अवस्थित इस प्राचीनतम अलौकिक सांस्कृतिक नगरी के संपूर्ण भारत के अवलोकनार्थ यात्रा का क्रम आज भी जारी है। धार्मिक महत्ता के साथ साथ काशी अपने प्राचीन एवं मनोरम घाटों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। गंगा के इन दर्शनीय घाटों को देखने आज भी हजारों देशी एवं विदेशी पर्यटक आते हैं। इन घाटों की रमणीयता एवं कलात्मकता लोगों को बरबस अपनी ओर खींचती है। यद्यपि हिंदुओं का मक्का कहे जाने वाले इस शहर के अवशेष धार्मिक प्रकृति के हैं, पर वर्तमान में बनारस का स्वरूप कुछ बदला हुआ सा है। एक बदले स्वरूप पे भी एक छोटी सी ये है, तीव्रता से परिवर्तित हो रही दुनिया की जटिल परिस्थितियों में अपनी संस्कृति से अपरिचित समाज के लिए विश्व से अलग थलग होने का खतरा होता है। इसका प्रभाव काशी की संस्कृति पर भी पड़ना स्वाभाविक है। अचानक उत्पन्न हुई अर्थव्यवस्था, नगरीकरण, संचार माध्यमों के तीव्रगामी वैज्ञानिक विकास ने मनुष्यों को बांधने के साथ साथ संस्कृति का सरलीकरण तो किया है, किंतु सरलीकरण के नाम पर इनमें विकृति भी उत्पन्न हुई है और हो रही है। वायुमंडल के तापमान का लगातार बढ़ना तथा धरती पर बढ़ती महामारी इस त्वरित विकास से पनपी आज की उपभोक्तावादी संस्कृति की ही देन है। बनारस के घाट भी इससे अछूते नहीं है। अब बनारस का बदला हुआ स्वरूप दिखलाई देता है। आज पुरातन काल से प्रवाहमान गंगा के किनारे होने वाले संस्कार आधुनिकता में परिवर्तित हो चुके हैं, जो भारत ही नहीं सारे विश्व में प्रचलित पर्यटकों की औपचारिक यात्रा सदृश है। आज शहर की गलियों में मोटरों, स्कूटरों के बढ़ते शोर के साथ प्रत्येक सुबह आस्थावान आधुनिक तीर्थयात्रियों के स्नान व पूजन की बढ़ती भीड़ घाटों पर दिखलाई पड़ती है। आज गंगा का हरा जल भले ही धार्मिक दृष्टि से गंगा को अपवित्र न बनाता हो, पर वैज्ञानिक दृष्टि से कई दशकों से गंगा को प्रदूषित कर रहा है। यह तो लोगों की श्रद्धा एवं विश्वास है जो गंगा को आज भी गंगा बनाए हुए है। आज गंगा के जलस्तर का निरंतर गिरना एक संकेत है। आप रामनगर जाते हुए पुल से गुजरे तो यह स्पष्ट देख सकते हैं कि लगभग 3/4 गंगा का तल सूख कर रेत का फैलाव भर रह गया है। मात्र रामनगर की तरफ धार है जिससे नावें पार होकर चुनार की ओर चली जाती हैं और गंगा के दूसरी ओर वरुणा सूखने के कगार पर है। यह दृश्य देखकर भय सा लगता है कि कहीं हम गंगा को खोने तो नहीं जा रहे हैं। उसे खो देने पर हमारी संस्कृति भी तो नहीं बचेगी। आज इस शहर के व्यस्ततम घाटों में मृत्यु एवं पुनर्जन्म की नित्य होने वाले विविध संस्कारों, रीति रिवाजों से परिपूर्ण लोगों के दस्तावेजों को सुप्रसिद्ध छायाकार रघु राय के छाया चित्रों में देखा जा सकता है। उनके द्वारा खींचे गए ये बिंब मात्र अनोखे चित्रों के अंश नहीं है, अपितु मानव के वास्तविक बहुस्तरीय अंकन है और उनके सर्वश्रेष्ठ छाया चित्र यहाँ की गलियों, घाटों के जीवन की अनेक पहलुओं एवं अवस्थाओं को एक ही समय में अवगत कराते हैं। ये सभी छाया चित्र सन 1975 के बाद लिए गए हैं। उनके इन चित्रों से स्पष्ट है कि आज वस्तु स्थिति इस प्रकार से नहीं है जैसा कि बनारस हमेशा से यहाँ रहता आया है। प्रथम दृष्टया तो गंगा के साक्ष्य में होने वाले जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कारों के कुछ ही रूप आज देखने को मिलते हैं। साथ ही काशी के घाटों की खास पहचान, हर घाटों पर स्थापित पंडों की छतरियां होती थी जिनके अब टूटे फूटे अवशेष ही दिखलाई पड़ते हैं, जो प्रस्तुत पुस्तक में पूजन अर्पण करते हुए स्थानार्थियों की भीड़ को घाटों पर उन छतरियों को जालीदार चौकियों व तख्त के साथ देखा जा सकता है। उन पंडों के निर्देशन में ही तीर्थयात्री स्नान, ध्यान, पूजा आदि धार्मिक कार्य नियम और अनुशासन में करते थे। यह प्रायः हर घाट पर नित्य होने वाली क्रिया है,
पंडों के छाते विशेष रूप से यहीं के कारीगर बनाते थे। बनारस के घाटों की एक और शोभा डाड़े वाली नाव होती थी, जिन्हें नाविक बड़े ही श्रम से खेवते थे और तीर्थ यात्रियों को बनारस के घाटों की कथा कहानी कहते हुए उनका मार्गदर्शन व मनोरंजन करते थे। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती थी। वास्तव में ये नाविक ही गंगा पुत्र कहे जाते हैं, जिनके प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा होती है। रघु जी के उपयुक्त पुस्तक में सभी जगह हाथ से खेने वाली यही नाव दिखलाई दे रही है। आज मैं दुर्भाग्यवश मैं पावर पॉइंट में नहीं लाया, उसमें एकदम स्पष्ट है। रघु जी के उपयुक्त पुस्तक में सभी जगह ये हाथ से खेने वाली नाव ही दिखलाई दे रही है। एक दृश्य में देव दीपावली पर्व पर गंगा आरती को ऐसे ही नावों पर हजारों लोग बैठकर देखते नजर आ रहे हैं। आज आधुनिकता के दौर में कुछ को छोड़कर धुएंदार जनरेटर से चलने वाली नावों की भरमार हो गई है, जो जल एवं वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। आज गंगा में मोटर लगी विशाल स्क्रूज चलने लगी है। घाटों पर राजाओं महाराजाओं द्वारा स्थापित इमारतें अब अधिकांशतः आधुनिक स्वरूप में आज परिवर्तित हो चुकी है। कुछ जर्जर अवस्था में है, कुछ नए निर्माण ने घाटों का स्वरूप बिगाड़ दिया है। अनेक घाटों पर सूचनाएं व उकेरे गए चित्र दिखलाई पड़ते हैं। घाटों के सुंदरीकरण हेतु रंगीन लाइटें लगाई गई हैं, जो रात भर जगमगाती हैं। पूर्व में घाट की दीवारों का निर्माण लाल बलुए पत्थर या सामान्य पत्थरों से किया गया था, जिससे घाटों में एक रूपता दिखती थी। वर्तमान में कई घाटों पर अपनी इच्छानुरूप हरे, पीले, गुलाबी आदि का रंगों का प्रयोग किया गया है। दशाश्वमेध सदृश प्रमुख घाटों पर तो चटक नीले रंग को लगाया गया है। घाटों पर स्थित मंदिरों को सिंदूरी व लाल रंग से रंगा गया है। कई घाटों की दीवारों पर ग्राफिटी बनी है, ग्राफिटी जो आजकल नया निकला है। इससे घाटों की सामंजस्यता प्रभावित हुई है, पर घाट की सीढ़ियों से बनारस की पहचान बनी हुई है। घाट की इन सीढ़ियों पर भजन, हरिकथा, अभिनय आदि समय समय पर होते रहते थे, जिन्हें दर्शक वहीं बैठकर आनंद लेते थे। आज इनका स्थान आधुनिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने ले लिया है। काशी के घाटों के किनारे ही पूर्वाभिमुख होकर गंगा स्नान, पूजा आदि की परंपरा प्राचीन समय से रही है। इसके बावजूद आज गंगा के उस पार जाकर भी लोग स्नान करते दिखलाई पड़ते हैं, जिसे सहज ही देखा जा सकता है। तमाम झंझावतों को झेलते हुए भी आज बनारस आज भी भारतीय संस्कृति का केंद्र बना हुआ है। यह मिली जुली संस्कृति का एक ऐसा शहर है, जहां उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बालाजी घाट पर भगवान बालाजी के लिए शहनाई बजाकर अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति करते थे। गंगा के दूसरे छोर पर रामनगर स्थित काशीराज का महल एवं तत्कालीन काशी राजा महाराजा विभूति नारायण सिंह के राजमहल का वैभव, ये सब उस चित्र में स्पष्ट है। तो आज ये प्रासंगिक होता हुआ दिखाते। छायांकन में हम देख सकते हैं, जिनमें अपने राज परिवार के साथ काशी नरेश स्वर्गीय विभूति नारायण सिंह के कतिपय रंगीन छाया चित्र हैं, जो आज अंतिम यादगार चित्र बन चुके हैं। बनारस की गलियों के कतिपय रोचक चित्रों को देखें। यहाँ की गलियों की चाय, पान व खाने पीने की दुकानों में सभी संप्रदाय के लोगों को साथ साथ खाते पीते दिखाया गया है। बहुत सुंदर चित्र रघुराय जी ने लिया है कि यहाँ कोई गरीब भी चाय पी रहा है, उसके बगल में अमीर ऐसे पकड़ा है। मैंने कैसा एंगल उन्होंने बनाया है कि ऐसा लग रहा है सब मिल के बात करके चाय पी रहे हैं आपस में, वो एकदम रस्से में ही। एक कपड़े की दुकान में, हाँ, पर्यटकों तीर्थयात्रियों की भीड़ के बीच में बैल, गाय, कुत्ते आदि जानवरों को भी देखा जा सकता है। एक उन्होंने बहुत अच्छा लिया है कि कोई कचौड़ी खा रहा है, तो बगल से जो गाय है, मैंने वो इतना सुंदर लिया कि उसकी कचौड़ी में मार दिया उसने जीव। तो कहे कि ये देखिए सर्वधर्म समभाव का ये तरीका। तो ये एक कपड़े की दुकान जो आजकल बंद हो गई, उसमें जो बैल बैठा होता था, दुकान में बैल का बैठे होना जानवरों के प्रति इंसान की आत्मीयता को दर्शाता है। परिवर्तन के इस दौर में प्राचीनता और नवीनता का मिला जुला संगम दिखलाई देता है। प्राचीन दुकानों के बीच नई दुकानों के शोकेस परंपरा से हटकर है। एक पारंपरिक पान की दुकान, शायद वही अंतिम होगा, उन्होंने लिया है कि कैसे पान को कैसे तहजीब के साथ बेचा जाता है। टोपी पहन करके एकदम करीने से
पत्ता उत्ता रखा हुआ है। पान की दुकान जिसमें एक एल्युमिनियम की बड़ी चौकी होती है इस पर गीले कपड़ों के बीच बनारसी पान के गुच्छे करीने से रखे जाते हैं। साथ में विशेष प्रकार का लोटा नुमा कत्थे का पात्र व चूने का धातु पात्र अन्य सामग्रियों के साथ होता है। प्रायः हर पान की दुकान में एक दर्पण लगा होता है। पनवाड़ी भी एक खास वेश में होता है। आज ऐसे दुकानों की भरमार तो है, पर परंपरागत दुकानें कुछ ही शेष हैं। बनारस की गलियों में किसी मंदिर या धार्मिक स्थलों व घरों की दीवारों पर चित्र बनाने की परंपरा अब विलुप्त होती जा रही है। जो मंदिर के वार्षिक श्रृंगार के समय या उत्सव पर्वों पर कुम्हारों द्वारा बनाया जाता था, आज इन दीवारों पर पेंट द्वारा आधुनिक चित्र बनाए जा रहे हैं। आज बनारसी रिक्शों का स्थान ऑटो व बैटरी चालित ई रिक्शों ने ले लिया है। साइकिल रिक्शों की संख्या अब नहीं है। आज बढ़ते पर्यटकों तीर्थयात्रियों के कारण घाटों पर भीड़ भी बढ़ती जा रही है। पुरातन पर्वों के साथ ही नित्य ही विविध घाटों पर गंगा आरती, अनेकानेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने शोर एवं अन्य अतिक्रमण को बढ़ावा दिया है। नित्य दिन प्रतिदिन घाटों पर अवैध निर्माण, निराश्रितों के शरणस्थल, दुकानों की बढ़ती संख्या से घाटों का सौंदर्य नष्ट हो रहा है। आज गंगा के घाट न केवल जीर्ण शीर्ण होते जा रहे हैं, बल्कि इनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है। सरकार द्वारा इन घाटों की समय समय पर सफाई व सुंदरीकरण किए जाने के बावजूद दुर्भाग्यवश अतिक्रमण ही बढ़ता जा रहा है, जिस पर कोई रोक नहीं है। आज वे प्रमुख वस्तुएं व गतिविधियां जो वास्तव में बनारस की एक पहचान हुआ करती थी, आधुनिकता के इस बवंडर में सने सने विलुप्त होती जा रही हैं। ये पहचान है घाट की सीढ़ियां, पंडों की छतरियां, दाड़े वाली नाव, घाट के जल स्रोते, कपड़े बदलने की कक्ष, गंगा में होने वाले जप तप, संध्या पूजन, घाटों पर होने वाले भजन कीर्तन, शास्त्रार्थ, मौज मस्ती, भांग भूटी, विभिन्न गलियों मंदिरों और शादी ब्याह में बनने वाले दीवारी चित्र, उत्सवों में प्रयोग होने वाले लकड़ी और मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि। यह बनारस का ही कौशल है कि यहाँ से जुड़ी हर चीज लोकप्रिय हो जाती है, जैसे बनारसी पान, बनारसी साड़ी, बनारसी आम, बनारसी मिठाइयाँ, बनारसी पेय आदि सभी विशिष्टता लिए हुए होती थी। वर्तमान बनारस अब आधुनिकता एवं वैश्वीकरण की ओर उन्मुक्त होता जा रहा है, जहाँ बड़े बड़े होर्डिंग्स तथा प्राचीन धरोहरों से भी ऊंची नवनिर्मित इमारतों का उदय शुरू हो चुका है। चारों ओर तीर्थयात्रियों पर्यटकों की भीड़ है। अस्थायी खाद्य पदार्थों की दुकानों तथा वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण प्रायः जाम की स्थिति बनी रहती है, पर गंगा घाट एवं जन साधारण की आस्था, जो इस शहर का प्रधान तत्व है, अभी अप्रभावित है। इस पवित्र धर्म शहर को आधुनिक बनाने के नाम पर इसका अंग भंग करने वाली योजनाएं इसके प्राचीन स्वरूप, इसकी आत्मा का हनन कर सकती हैं। वस्तुतः इसके कायाकल्प की नहीं, काया विकल्प और जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। आज गंगा के विशाल ललाट की भांति प्रसरित इस नगर को अत्याधुनिकीकरण की आपाधापी और मार से सुरक्षित रखना आवश्यक है, ताकि इस नगर के ऐतिहासिक अतीत के धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सौंदर्य को अक्षुण्ण रखा जा सके। दरअसल बनारस की धार्मिक बहुलता की विविधता से आगे कुछ देख पाने की जरूरत महसूस नहीं की जाती। इस बहुलता और धर्मोन्माद को ही बनारस का नाम देकर इसका दर्शन कर लोग स्वयं को धन्य अनुभव करते हैं। 2 मिनट। वास्तव में देखा जाए तो बनारस की ताकत है आस्था का सैलाब, और उसकी संजीवनी शक्ति के रूप में है यहाँ के मंदिर। शहर के मंदिरों, मठों के पुजारी, पंडे, महंत इस शक्ति के केंद्र हैं। एक काशीवासी होने के नाते मेरा निश्चित मत है कि धर्म के पाखंड को मिटाने, आंखों से अनास्था की पट्टी हटाने पर ही आपको नर के रूप में नारायण के दर्शन होंगे, वरना बनारस बिना रस के लगेगा। अभी एक छोटी सी कोरोना जो महामारी आई थी, उस संदर्भ में बताना चाहता हूं कि कुछ वर्षों पूर्व अचानक उत्पन्न हुई प्राकृतिक आपदा कोरोना महामारी ने मानव को घर में कैद कर गंगा व घाट में व्याप्त प्रदूषण के स्तर को काफी कम कर दिया था। घाटों पर अब कोई भीड़ नहीं थी, दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। मंदिर के कपाट व धार्मिक कार्य बंद पड़े थे। सिर्फ सूर्योदय हो रहा था
और गंगा प्रवाहमान थी। इन दिनों गंगा का जल स्वच्छ व निर्मल दिखाई दे रहा था। यह हम सभी मानवों के लिए प्रकृति की ओर से एक चेतावनी थी। जो दृश्य काशी रूपी इस लघु भारत ने हम सबको दिखाया था, आस्था के इस नगर के घाटों में लगे प्राकृतिक ग्रहण को अपनी जान जोखिम में डालकर मैंने अपने कैमरे में कैद करना भी मेरे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, जो यहाँ प्रस्तुत करना था मुझे। आज विचारणीय प्रश्न यही है कि क्या प्राचीन है, क्या जीवित है। हमें आज इसके लिए प्रयास करना होगा कि काशी के उस स्वरूप को कैसे जीवित रख सकें। इस हेतु हमें काशी के विविध पहलुओं पर पुनर्विचार कर काशी को जीवन रखने वाली उन दुर्लभ धातियों को खोजकर उन पुरातन वस्तुओं की पृथक पृथक संग्रहालयों की रचना करनी होगी। एक बृहद सूची बनानी पड़ेगी। काशी एक लघु भारत है, जहां भारतवर्ष के प्राय हर प्रांत के लोग अपने अपने सांस्कृतिक परिवेश के साथ यहाँ बसे हुए हैं। इनसे संबंधित वस्तुओं के पृथक पृथक अनेकों संग्रहालय स्थापित हो सकते हैं। जैसे भारत कला भवन संग्रहालय में बनारस दीर्घा स्थापित है। इसके अतिरिक्त रामनगर में रामलीला संग्रहालय है। इससे जुड़े विविध हुए मुखौटे का आकर्षक संग्रहालय विचिका बन सकती है। और इस तरह मैंने काशी की संग्रहालयों की एक लंबी फहरिस्त दी है। मुझे लगता है कि मैं यही समाप्त करता हूँ कि काशी को एक लघु भारत के रूप में हम लोग जानते जरूर हैं, लेकिन उसको उसी लघु भारत के स्वरूप को बनाए रखने के लिए हमको यहाँ के जो भी काशी से जुड़े हैं संस्थाएं हैं, सभी का दायित्व है कि काशी को लघु भारत के रूप में वैसे ही रहने दिया जाए। धन्यवाद।